हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर और आज मैं आप सभी के साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिस्कस करूंगा। आप सभी सेमेस्टर 2 में हैं। सेमेस्टर 1 में आपने देखा कि पेपर जो है थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं ये देख रहा हूं कि वो कहते हैं कि सर कॉलेज में ट्यूशन लेने की जरूरत क्या होती है, कहीं से भी पढ़ लो हो जाएगा। कोई सस्ता दे रहा होता है उससे ले लेते हैं क्लासेस। पर अब ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि भाई हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो आइए और समझिए कि ऐसे नहीं कि YouTube से पढ़ लिया, कोई भी पढ़ाने वाला आया सस्ता दे रहा है उससे पढ़ लिया। तो थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। तो आज हम आपके साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नो डाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, डिफिकल्ट है। सर क्यों डिफिकल्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो डबल एंट्री से काम हो जाता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फॉर्मेट याद करने पड़ते हैं, लॉ लगता है। अगर वो लॉ ना पता हो, फॉर्मेट ना याद किया हो तो दिक्कत होगी। तो ये डिफिकल्ट है। सेकंड प्रॉब्लम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ है, ये बोरिंग है। जब भी किसी इंसान को रूल में बांधा जाएगा ना तो वो बोर हो जाएगा, और जब भी उसे खुला छोड़ा जाएगा ना, क्या कहते हैं, अच्छा लगता है। हम पंजाबी, साढ़े अपने रूल साढ़े अपने असूल, तो अच्छा लगता है। लेकिन किसी को रूल में बांधोगे तो डिफिकल्ट होता है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ में दो दिक्कतें हैं। फॉर्मेट बेस्ड अकाउंटिंग है, और क्योंकि यहां पर बहुत सारे रूल्स लगते हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है तो बोरिंग हो जाती है। पर यह नहीं कह रहा कि डिफिकल्ट है। तो मैं रूल्स को कॉम्पैक्ट करने में और फॉर्मेट को याद करने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, वो काम मेरा है और पढ़ना और प्रैक्टिस करने का काम आपका है। और मैं ये काम करूंगा तो थोड़ा सा मेरा मेहनत आना बनता है। ठीक है, तो मार्केट वाले प्राइस पर आपको चीजें नहीं दे सकता। सर ये बताइए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे डिफिकल्ट क्या है? तो सबसे डिफिकल्ट एक ही चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा सर ये बताइए, सबसे बोरिंग क्या है? तो सबसे बोरिंग भी यही है। यानी सबसे डिफिकल्ट और सबसे बोरिंग को मैं आपके साथ पहले लेके चलूंगा, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारे पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यूज होंगे। तो जब तक आप सिलेबस पढ़ेंगे आप इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमारी जो कोर्स मटेरियल है, उस कोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंगली हमें कई सारे टॉपिक्स यहां पर डिस्कस करने हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि गगन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि आपको कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। और अब आपकी मर्जी से बैलेंस शीट नहीं बनेगी, एक सेट फॉर्मेट में आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो हम आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करवाएंगे। फिर हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट बनती है उसका आपको फॉर्मेट याद करवाएंगे। इसे हम बोलते हैं शेड्यूल 3। थोड़ी देर में और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ना कंपनी के केस में क्या होता है, एक तो टैक्स की एडजस्टमेंट आ जाती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर इसमें डिविडेंड को लेकर एडजस्टमेंट आ जाती है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ सर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक टॉपिक होता है, और ये लकीली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर होगा तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, फिलहाल तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि गगन, अब जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें ईपीएस भी दिखाते हैं, तो ईपीएस की भी बात करना। तो मैंने ईपीएस के ऊपर वैसे एक सेपरेट चैप्टर ही बना दिया है, और आपको पूरी डिटेल में ईपीएस समझा दिया है कि आप अपने प्रोफेसर साहब से कह सकते हैं कि सर हम आपको बताएं ईपीएस कैसे कैसे निकाली जाती है। अच्छा, उसके बाद यहां पर हमें कुछ रेशियोज की बात करनी है। रेशियोज डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये हमारा कोर पार्ट है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समय लेगा। और इसमें जो हमारा मेजर पार्ट है, वो हमारा मेजर पार्ट ये फॉर्मेट्स को याद करना है। बाकी हम किसी भी चैप्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पढ़ते हैं तो वहां पर जनरली जो फॉर्मेट है उसको जनरली फॉलो करते हैं, और इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक तो बुक्स हमारी बहुत मोटी मोटी हैं, हम बुक्स देख करके घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, मैं आपको ना कुछ कॉम्पैक्ट नोट्स बना करके दे दूंगा, उससे आपको हेल्प हो जाएगी।
जैसे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की बात करता हूं, अभी मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा, आपके कॉलेज में जो भी बुक चल रही होगी देखेंगे तो 150 टू 200 पेजेस के अंदर ये चैप्टर आपका उन्होंने बना रखा होगा। तो यूजुअली बच्चा घबरा जाता है कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा। आइए तो इसकी जो मेन मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी है उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंपनी लॉ ये कहता है कि गगन बच्चों को बताओ कि कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करती है जिसे हम एजीएम बुलाते हैं। मैंने कहा हाँ जी, बच्चों के पास कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है, उन्हें पता है। कह रहे उस एजीएम में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मीटिंग के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। ठीक, सुन लेना, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे एजीएम में। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यहां पर लॉ ये कहता है गगन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। अब पता नहीं बच्चों की भी मन में एक डर होता है और टीचर भी कहती है भी तुमने जो बनाया वो गलत है। खुद लॉ में लिखा है कि गगन एकदम सही करेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, फेयर हो सकता है। मतलब आपको ये समझना है कि कहीं भी अपने मन में इस डर को मत रखना कि कोई भी चीज एकदम सही होती है। अगर आप बाजार में जाएंगे और पूछेंगे ये डिश कैसे बनाते हैं, और आप अगर 4 शेफ से पूछेंगे तो चारों शेफ की जो रेसिपी होगी उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा। अब अगर आप इस बात से कंफ्यूज होने शुरू हो जाओ, यार कोई कहता है ऐसे बनाओ, कोई कहता है ऐसे बनाओ। सर मैं साउथ इंडियन खाने जाता हूं, किसी का सांबर ऐसा है, दूसरे का सांबर तो ऐसा है, यानी थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। इस वर्ड में 100% करेक्ट अपने माइंड में मत लाना, वरना बेकार परेशान होगे। यहां साफ लिखा है लॉ में गगन ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब सांबर में आप राजमा मिला दो, ठीक है। मतलब ये कि आप घबराना नहीं कि थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हो जाए तो गलत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझाऊंगा इसका मतलब। वो कह रहे गगन ये ट्रू एंड फेयर व्यू बताएगा कंपनी के अफेयर्स के बारे में, कंप्लाई करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जो कि हमने सेक्शन 133 में नोटिफाई किए हुए हैं, और वो इसी फॉर्म या फॉर्म में बनेंगे जैसा कि हमने शेड्यूल 3 में बता रखा है। इसका मतलब कंपनी के फाइनल अकाउंट जो बनेंगे वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेंगे। ओके, फिर वो कहते हैं कि गगन ये भी बताओ बच्चों को कि हम जो शेड्यूल 3 में बता रहे हैं वो नहीं अप्लाई होगा किसी इंश्योरेंस कंपनी पर, किसी बैंकिंग कंपनी पर, किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर, क्योंकि इनके कुछ खास तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। तो इनके लिए इनके कुछ स्पेसिफाइड एक्ट्स होते हैं, वहां पर हम इनके फॉर्मेट्स को बताएंगे। यानी कि एक कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में होगी, एक कंपनी बैंकिंग सेक्टर में होगी और एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में होगी। उन तीनों के ऊपर शेड्यूल 3 के फॉर्म्स नहीं लगेंगे। नाउ अब लॉ कहता है गगन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगी एज पर कंपनीज एक्ट, उसके अंदर एक तो बैलेंस शीट बनानी है, एक P&L की स्टेटमेंट बनानी है, और अगर आप नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है, लेकिन इसका हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर होगा। एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बतानी है कि आपकी इक्विटी कैपिटल कैसे चेंज हुई, और इसके रिगार्डिंग आपने नोट्स बना करके दे देने हैं। चलिए ठीक है। फिर लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी जो बंद पड़ी हुई है, मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी राहत दी जा रही है कि आप अगर ना बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है। शेड्यूल 3 के अंदर बेसिकली 3 तरह के फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो कि 3 तरह की अलग अलग कंपनीज को बताए गए हैं। यानी वो कह रहे हैं कि गगन कंपनी के ना 3 हमने लेवल्स बना रखे हैं, और 3 लेवल्स के लिए 3 अलग अलग तरीके के हमारे फॉर्मेट हैं, यानी उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो पहला होता है शेड्यूल 3 में डिवीजन 1। डिवीजन 1 उन कंपनीज पर अप्लाई होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी। डिवीजन 2 उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगी, यानी ये थोड़े से बड़े हैं, इनको इंड एस लगाने हैं। और डिवीजन 3 जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर लगेंगी। तो सर क्या हमें तीनों तरह के डिवीजन पढ़ने हैं? आंसर इज नो, हम केवल और केवल डिवीजन 1 पढ़ेंगे। डिवीजन 1
तो आपको कभी आप बुक पढ़ते और वहां लिखा हुआ मिल जाए कि शेड्यूल 3 डिवीजन 1, आपको प्रॉब्लम ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सर अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में फिगर्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं, तो क्या हमें पूरी फिगर्स लिखनी होंगी? तो लॉ कहता है कि नहीं। अगर आप शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हैं और आपकी यहां पे जो कंपनी है उसकी करोड़ों में, अरबों में, खरबों में फिगर जा रही हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पढ़ने वाले को भी, लिखने वाले को भी। तो आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। अब राउंडिंग ऑफ कैसे होगी? तो वो कहते हैं गगन ये डिपेंड करेगा टोटल इनकम ऑफ द कंपनी पर। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स हैं उनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन देयर इनकम। तो अगर उनकी इनकम लेस देन 100 करोड़ है तो आप 100, 1000, लैक्स, मिलियंस और उनके डेसिमल्स का यूज करके राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 100 करोड़ से ज्यादा है तो आप लैक्स में, मिलियंस में, करोड़ में और उनके डेसिमल्स में राउंड ऑफ करेंगे। सर ये तो हुई थ्योरी की बात, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि लेस देन 100 करोड़ की इनकम पर राउंडिंग ऑफ इनकम के ऊपर उन्होंने कहा है। उन्होंने कैपिटल नहीं कहा, उन्होंने बैलेंस शीट नहीं कहा, उन्होंने सेल्स नहीं कहा, उन्होंने इनकम की बात की है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ होगी। ये थ्योरी के लिए है, प्रैक्टिकली हमें जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसा ही बनाएंगे। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही बनाएंगे, हम उससे कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे। आप भी मत करना वरना गड़बड़ कर बैठोगे। तो सर ये क्यों बताया? थ्योरी के लिए आपको बताया कि अगर थ्योरी के लिए आपसे कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो हम आपके साथ क्या पढ़ेंगे? हम आपके साथ पढ़ेंगे शेड्यूल 3 का डिवीजन नंबर 1। और डिवीजन नंबर 1 मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। तो पहले हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं पार्ट 1 ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, सबसे पहले काम यह है कि मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट जरा याद करवाऊंगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा कैसे। वैसे तो आपने क्लास 12th में ये पढ़ा था, लेकिन सर उस बात को तो टाइम बीत गया, हम भूल गए हैं। तो आइए और मेरे साथ साथ फॉर्मेट की बात करते हैं, ठीक है? अब क्या है, ये फॉर्मेट जो है ये स्टेटमेंट की फॉर्म में बनेगा। तो एक बार डिस्कस करता हूं। इसमें क्या होता है, ऐसे एक बड़ा सा पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, एक बनेगा यहां पर नोट्स नंबर, एक बनेगा हमारे पास करंट ईयर फिगर्स के लिए कॉलम, और एक बनेगा हमारे पास प्रीवियस ईयर फिगर्स का कॉलम। यानी लॉ में लिख के कि गगन जब कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी तो दो फिगर्स आएंगी, एक करंट ईयर की आएगी और एक प्रीवियस ईयर की आएगी। सर हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा क्या उसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दोनों की फिगर्स दी जाएंगी? आंसर इज नो, आपको एक ही करंट ईयर की फिगर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब आप फॉर्मेट पढ़ेंगे लॉ का तो आपको 2 सालों की फिगर्स बनाने को लॉ कहता है। लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बाउंड काम करना होता है, तो हमें एग्जामिनर केवल करंट ईयर की फिगर देता है। तो हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम अपने क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, केवल करंट ईयर वाला कॉलम बनाएंगे। तो किसी बच्चे को यह डाउट ना हो कि सर फॉर्मेट में 2 कॉलम है, आप एक क्यों बनाते हो? तो एग्जामिनर हमें 3 घंटे थोड़ी एक क्वेश्चन करवाएगा। वो छोटा सा क्वेश्चन देगा, करंट ईयर की फिगर देगा, प्रीवियस ईयर की फिगर देगा ही नहीं। तो हम प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं बनाएंगे, ठीक है? अब मैंने आपको बताया बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरी लाइफ में थोड़ा सा अंतर होता है। कुछ टीचर पता नहीं क्यों जबरदस्ती करते हैं, नई नई प्रैक्टिकल बात बीच में घुसाते हैं। तो थ्योरी के हिसाब से चलना, फॉर्मेट बता रहा हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमारे सामने फॉर्मेट होता है, हम देख के बनाते हैं, लेकिन थ्योरिटिकल में थोड़ा बहुत 19-20 फेरबदल चल जाएगा, इसलिए घबराना नहीं। पहले हेडिंग आप लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और अगर आप मेरे साथ लिखेंगे नहीं तो फिर ये आपको याद भी नहीं होगा। लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहली हेडिंग लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सर हम तो ऐसे वीडियो के आगे बस सुनते रहते हैं
तो फिर आप नॉन सीरियस बच्चे हो, आपको याद नहीं रहेगा, हमारी मेमोरी नहीं है। वो मूवी में दिखाते हैं कि आमिर खान की मूवी बहुत अच्छी है, एक बार देख ले उसको सब याद रहता है, वो मूवी की बात है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हाथ से लिखेंगे नहीं ना, तब तक हमें चीजें याद नहीं रहेंगी। हमारी पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यानी कि हम पहले लाइबिलिटी साइड बनाते हैं, नीचे एसेट साइड बनाएंगे। स्टेटमेंट फॉर्म है ना, तो पहले लाइबिलिटी साइड, नीचे एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में दो होती हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो पहले हम बात करेंगे इक्विटी की। अब सर इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी कैपिटल नहीं बेटे, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो यहां लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। अच्छा जी, शेयर होल्डर्स फंड के बाद 1, 2, 3 और 4। टोटल मेरे पास यहां पर 4 हेडिंग्स हैं। लाइबिलिटी साइड में मेरे पास टोटल 4 मेन हेडिंग्स हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और चौथा होता है करंट लाइबिलिटीज। ये हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं कि जो करंट होता है उसको आम भाषा में बोला जाता है शॉर्ट टर्म, और जो नॉन करंट होता है उसे आम बोलचाल की भाषा में बुलाते हैं लॉन्ग टर्म। बाकी ये करंट क्या है और नॉन करंट क्या है ये भी डिफाइंड है, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अभी सिंप्लीफाइड में भी बता रहा हूं कि करंट का मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो आपको 12 मंथ के अंदर पे करनी है। जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन से 12 मंथ के अंदर वो पे करनी है, वो करंट है। और जो 12 मंथ के बियॉन्ड लाइबिलिटीज पे करनी है वो आपकी नॉन करंट है। ओके, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले आएगी शेयर कैपिटल। अब आप कहोगे सर शेयर कैपिटल में आएगी इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल। मैंने कहा बेटे लॉ कहता है गगन, बैलेंस शीट के ऊपर, ये बैलेंस शीट जो पेज है इसको बोलते हैं फेस ऑफ बैलेंस शीट, इस पे आप टोटल अमाउंट कैपिटल का बताओगे, उसकी जो भी डिटेल आपको बनानी है ना वो आप नोट नंबर में जाके लिख देना। और नोट नंबर लॉ कहता है हम फिक्स नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से डालना। ओके, तो हम ये जो भी डिटेल कैपिटल की लिखते हैं कि कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी आएगी, प्रेफरेंस आएगी, कितनी तरह की इक्विटी है, कितनी तरह की प्रेफरेंस है, कितने अमाउंट है, कितना कॉल्स इन एरियर्स है, वो सारी जानकारी जो भी देनी होगी वो आप पीछे जाके नोट्स टू अकाउंट्स में बनाएंगे, ठीक है। दूसरा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसके लिए हमारा बनेगा शेड्यूल नंबर 2, सॉरी नोट नंबर 2। अब अगेन मैं बता दूं कि ये नोट नंबर लॉ ने नहीं दिए हुए, ये हम क्वेश्चन करते हुए अपनी मर्जी से डालेंगे, अपनी सहूलियत से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर ग्रीन कलर से सी पार्ट। ग्रीन कलर से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स का मतलब यह है कि कंपनी ने ना अभी एक स्लिप पकड़ा दी, कह रहे जाओ ये स्लिप ले जाओ, और एक टाइम बता रहे हैं 5 साल बाद 10 साल बाद आना और इस स्लिप को देना और हमसे शेयर ले लेना। यानी ये फ्यूचर में शेयर बन जाएंगे, अभी ये बनने की प्रोसेस में है। सर ये क्या पौधा है जो जमीन से निकल रहा है? ऐसा ही समझो। तो ये फ्यूचर में कैपिटल बन जाएगी, लेकिन अभी इसका नाम कैपिटल नहीं है, अभी इसका नाम शेयर वारंट्स है। तो अगर किसी कंपनी ने, कई बार होता है शेयर वारंट कंपनी इश्यू कर देती है, कोई प्रोजेक्ट बना रही होती है बहुत लंबा चौड़ा जिसमें अभी रिटर्न वगैरह नहीं है, तो कंपनी कहती है ला अभी पैसा दे दे, मेरे से शेयर का वारंट ले जा, जैसे वारंटी होती है कि मैं तुझे वारंटी दे रही हूं शेयर की, ले जा 5 साल बाद ये लाना और शेयर ले जाना। तो क्या है कि ये थ्योरेटिकली दी हुई है और हमारे क्वेश्चंस के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे इसको लिखेंगे भी नहीं, हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है तो लिखेंगे भी नहीं, आप भी मत लिखने बैठ जाना, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरी मेन हेडिंग है, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं,
शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मेट में दिया हुआ है किसी एक्सट्रीम सिचुएशन की वजह से, और होता यह है कि जो एक्सट्रीम होता है वो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता क्वेश्चंस के अंदर, और जो हमें दिखाई नहीं देता वो हमें डराता है। हम कहते हैं पता नहीं ये क्या है। तो शेयर वारंट्स हमें दिखता नहीं, हमें लगता है पता नहीं क्या है, डर जाते हैं। ऐसे शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट ये भी कम ही दिखाई देता है, कम ही यूज होगा हमारे क्वेश्चंस में। सर ये होता क्या है भाई? ये आपकी 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट बन रही है। बैलेंस शीट से पहले कंपनी ने आईपीओ इशू किया, और आईपीओ के लिए कंपनी को शेयर की एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, 31 मार्च को मेरी बैलेंस शीट बन रही है। अब लॉ ये कहता है कि गगन, क्योंकि अभी एप्लीकेशन जो मनी आपका अभी पेंडिंग है, अलॉटमेंट आपने की नहीं है, एप्लीकेशन के नाम से पड़ा हुआ होगा ये पैसा, तो जो पैसा आपके पास कैपिटल में कन्वर्ट होना है लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो उसको दरअसल कैपिटल और लायबिलिटी के बीच में लॉ ने का दिखा देना शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर मुझे एप्लीकेशन मनी तो मिला था 3 करोड़ का, और मुझे शेयर अलॉट करने हैं केवल 2 करोड़ की एप्लीकेशन मनी के, तो जो 1 करोड़ का एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड होगा। जो रिफंड होगा ना, वो फिर हमारी करंट लायबिलिटीज में शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड के नाम से आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एग्जाम में इसकी बात नहीं होती, पर आपको बता दिया 31 मार्च से पहले अगर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगवाया था तो कंपनी बताएगी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, इतना तो हम अलॉटमेंट करेंगे, जितना अलॉटमेंट करेंगे वो यहाँ इस हेडिंग में आ जाएगा, और जितना अलॉटमेंट नहीं करेंगे, रिफंड करना है, एडजस्ट करना है, वो हम वहां पर जाके करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे। ठीक है सर, ओके। इसका भी मैं शेड्यूल नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ज्यादा यूज नहीं होगा। अब हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर 4 हेडिंग फॉर्मेट में लिखी हैं। पहला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट का जनरल मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म, तो उसने यही लिखा नॉन करंट बोरोइंग। कह रहे गगन बच्चे समझेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख दो, तो उन्होंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जनरल मतलब क्या है कि आपने कोई पैसा कर्ज लिया हुआ है, जो कि आज बैलेंस शीट बनाते हुए मैं ये कह रहा हूं कि 12 मंथ्स के बाद मैं इस मनी को रीपे करूंगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो मेरी 12 मंथ्स के बाद पे होंगी, उनको मैं बोलता हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब आपके डिबेंचर्स हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, इनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है जी। दूसरी आइटम होती है मेरे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थोड़ा सा कठिन बात है, सुनिए। मैंने अकाउंट्स में अपना P&L बनाया और मैंने अपनी इनकम निकाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इनकम अर्न करेगा उसे इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैंने कहा देखो जी ऐसा मैंने अपना P&L बना लिया, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ जैसा लिखा है वैसे मैंने अपना P&L बना लिया। तो यानी कि जो मैंने अपना P&L बनाया ये मैंने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाया, और ये जो मेरी इनकम आई ये मेरे कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकम आई। इस इनकम पर मुझे टैक्स देना है। जब मैं टैक्स देने भारत सरकार के पास जाता हूं तो भारत सरकार कहती है नहीं, इनकम वो नहीं होगी जो अकाउंट्स में निकाली है। हमने कहा तो कौन सी होगी? कह रहे इसके लिए मेरा कानून पढ़ो जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट नहीं, इनकम टैक्स एक्ट। तो वो भी आपने पढ़ा नहीं है, आप इसे बाद में पढ़ेंगे। आज तो आप इस तो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, सेमेस्टर 2 में। तो यानी कि मैं जो इनकम निकालता हूं और जो मैं उस इनकम पे सरकार को टैक्स देने जाता हूं, ये दोनों डिफरेंट होती हैं, और इन दोनों की डिफरेंस की वजह से मेरा टैक्स डेफर्ड टैक्स करके एक आइटम आएगी।
ठीक है जी। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे अदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और आपके आएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब मैं फिर आपको बताता हूं कि इसके अंदर 4 हेडिंग्स हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्योंकि आपने भी इनकम टैक्स पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा भी होता तो भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, एग्जामिनर आपको इसके बारे में बताएगा नहीं, छोड़ देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होगी और उसकी जगह ये है। ठीक है, अब आपकी आई नॉन करंट लाइबिलिटीज में बच गई 3 हेडिंग्स। सबसे पहले मैंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो आपने बोरो कर रखे हैं, लोन लिए हुए हैं, ये वो हैं, और ये आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं। अब आपके मन में ये आएगा कि सर इसके अंदर आता क्या है, तो घबरा हो रही, कोई बात नहीं। फिर आपके हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है, हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन एम्प्लॉयज को जब वो फ्यूचर में रिटायर होंगे हमें पैसा देना पड़ेगा, उसे हम प्रोविजन बनाते हैं। अच्छा जी, सर एक टर्म होती है लाइबिलिटी और एक टर्म होती है प्रोविजन। प्रोविजन भी लाइबिलिटी है लेकिन इसका अमाउंट श्योर नहीं है। लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, मुझे इसका अमाउंट पूरी तरह से श्योर है। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इसी बात का है कि प्रोविजन भी लाइबिलिटी है, हालांकि ये लॉस के लिए भी प्रोविजन बनते हैं, पर इसकी मेन बात ये होती है कि अमाउंट मुझे पता नहीं है। तो मैंने आपसे कहा आपके पास एक आइटम है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आपको तंग करेगी सर इसमें आता क्या है, लिख लो। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है 20-25 साल का होता है, जब रिटायर होता है तो 60-65 की एज में रिटायर होता है, तो भविष्य में जाके वो रिटायर होगा, और रिटायर होगा तो मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, उस लाइबिलिटी को आज की डेट में श्योरली कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए उससे बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, इस तरीके से प्रोविजंस होते हैं। नाउ तो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपको ने बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में आपके आते हैं जो आपने डिबेंचर्स या बैंक से लोन लिए होते हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, आपको परेशान नहीं होना। जो आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी वो यहां आएंगी। सर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या, कुछ भी हो सकती हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें एम्प्लॉयज का प्रोविजन आता है। ठीक है, ये आपको बता दूं कि ज्यादातर ना ये यूज होगा ना ये यूज होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अक्सर यूज होंगी और बाकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कभी कभार यूज हो सकती हैं। तो हम अगर शेड्यूल बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ये शेड्यूल नंबर 1, 2 ये बन गया, 3 ये बन गया और 4 ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आएगी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी, अब यहां पर थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहां पर आएंगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बिल्कुल ऊपर वाला पैटर्न है, वहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो यहां शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी, ए बी सी और डी। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो यहां पर आएगा अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। यहां पर आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, बहुत कॉमन एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में मैंने बोला आपके डिबेंचर्स आएंगे, बैंक लोन्स आएंगे। ठीक है, ओके। अब सर जैसे मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज का सीक्वेंस था ऐसे ही मेरी करंट लाइबिलिटीज का सीक्वेंस है, लेकिन यहां पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमेशा नॉन करंट होती है, तो इसकी जगह करंट लाइबिलिटी में एक आइटम आएगी, इसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स,
और ट्रेड पेबल्स का ना एक नया शेड्यूल हमें दिया गया है। ट्रेड पेबल्स का एक नया हमें छोटा सा शेड्यूल दिया गया, अभी उसकी चर्चा करेंगे। वो सरकार ये कहती है कि गगन, कंपनी जब भी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो ट्रेड पेबल में बताएगी कि उसने एमएसएमई को कितने पैसे देने हैं और अदर्स को कितने पैसे देने हैं। यानी गवर्नमेंट कहती है माइक्रो एंड स्मॉल जो कंपनीज हैं जिन्हें हम एमएसएमई बोलते हैं, तो सरकार उनको बचाना चाहती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज एमएसएमई के साथ कहीं कोई गलत काम ना करें। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का जो मेरा सीक्वेंस है सेम करंट लाइबिलिटीज का है। पहले बोरोइंग आती है, उसके बाद लाइबिलिटीज आती हैं, फिर प्रोविजंस आते हैं। बीच में एक आइटम लॉन्ग टर्म में अंदर आती है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आपको यूज नहीं करनी होगी, और यहां पर आएगी ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है व्यापार में जब आप व्यापार करते हो तो जो आप उधार सामान खरीदते हो, क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद क्या होगा, उसका सबका से टोटल कर देंगे, लाइबिलिटी साइड हमारी फिनिश्ड। ये कीजिए, ये आपकी लाइबिलिटी साइड फिनिश। तो जरा बताइए मुझे, लाइबिलिटी साइड में कितनी मेन हेडिंग्स हैं? 4। बोलो कौन सी? पहली है शेयर होल्डर्स फंड, हमेशा यूज होगी। दूसरी है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एक खास सिचुएशन के लिए ये यूज नहीं होगी। तीसरी होगी नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथी होगी करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब 12 मंथ से ज्यादा। ठीक है। नाउ सर एग्जाम में मुझे ये फॉर्मेट नहीं याद रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में मत लिखना और शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में मत लिखना। सर फिर तो कोई शेड्यूल फॉलो ही नहीं करेगा, अपने हिसाब से लिखेगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि अपने हिसाब से लिखो भाई, अगर भूल जाओ तो कंफ्यूज मत होना ना, कई बच्चे पैनिक हो जाते हैं। चलिए, लाइबिलिटी साइड खत्म होगी। वहां पर कितनी मेन हेडिंग थी? 4। एसेट्स में आएंगी केवल 2, एसेट्स में केवल 2 आएंगी। तो यहां पर लिखेंगे एसेट्स, और एसेट्स में हमारी पहली हेडिंग आएगी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब हमारे परमानेंट नेचर के जो एसेट्स होंगे हम उन्हें पहले लिखेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहली आइटम आती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इसे हम बोलते हैं पीपीई। और आप जानते हो पीपीई का ना, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक एएस पढ़ा था, एएस 10। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनका नाम अब पीपीई होता है। क्या कहा मैंने? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तो बचपन से पढ़ा है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के जो हमारे एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, उनको अब हम क्या बुलाते हैं? पीपीई बुलाते हैं। ठीक है सर। अब पीपीई के अंदर हमें क्या क्या दिखाना होता है? एक तो पीपीई के अंदर हम दिखाते हैं हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है वो दिखाते हैं, और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है वो दिखाते हैं। यानी यहां पर टेंजिबल आते हैं और इनटेंजिबल आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स केवल मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, कल को आप एग्जाम में ऐसे फिक्स्ड एसेट मत लिख देना, क्योंकि अब नाम पीपीई हो चुका है ना, तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब पता है। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इनटेंजिबल है। मुझे जरा एग्जांपल बताओ। गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है। ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए आप यहां लिखना चाहो तो लिख लो कि गुडविल है, पेटेंट्स हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला है, हमारे पास कोई कॉपीराइट है, ये सारे हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए बैलेंस शीट के फेस पर हम कोई आइटम नहीं लिखते हैं, जो हमें हेडिंग बताई गई है वो बताते हैं। ये गुडविल, पेटेंट, ये सब हम नोट्स टू अकाउंट्स में जाके लिखेंगे और वहां से कलेक्ट करके यहां लिख देंगे। ठीक है जी। तो अभी हटा दूं, ऐसे हटा दूं। ओके, तो इसको भी हटा दूं। चलिए, उसके बाद
बहुत कम यूज में आने वाली आइटम और लिख देता हूं। अब क्या है, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री। अब क्या है, फैक्ट्री का मतलब होता है जो फैक्ट्री तैयार हो गई, बिल्डिंग का मतलब होता है जो बिल्डिंग तैयार हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उसको बोला जाता है बिल्डिंग अंडर प्रोग्रेस या कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो लॉ ने उसका नाम दे रखा है, लॉ कहती है कि गगन उसका नाम होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी जो एसेट्स तैयार हो चुके हैं वो ऊपर फर्स्ट वाली लाइन में आ जाएंगे, जो तैयार हो रहे हैं वो थर्ड लाइन में आ जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स अगर आपके बन चुके हैं तो वहां आएंगे, अगर नहीं बने हैं तो वो कहलाएंगे इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इनटेंजिबल एसेट्स को हम इन प्रोग्रेस नहीं लिखते, हम लिखते हैं इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगेन ये दोनों आपकी क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता यूज होंगी, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इस आइटम को हम नहीं लिखा करेंगे, जब दिया होगा तभी लिखा करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आएंगी हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने लॉन्ग पीरियड के लिए की है। अब इंसान जब कमाता है ना तो वो फ्लैट खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है। आप पूछो जी क्यों खरीदा, कहता है जी मैंने रेंट कमाने के लिए खरीदा है। तो इन्वेस्टमेंट की है, रेंट कमाने के लिए की, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि केवल मैंने ब्याज ही कमाना है या मैंने शेयर मार्केट में ही लगाना है। इन्वेस्टमेंट मतलब जिससे मैंने इनकम कमाने की सोची है। ओके, फिर उसके बाद आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। ये अगेन मैंने आपको बताया कि क्योंकि आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा हुआ तो मैं नहीं उम्मीद करता कि वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। पहले एसेट साइड में हमने दो ही मेन हेडिंग लिखनी है। पहला है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली आइटम क्या है, पीपी। पीपी में टेंजिबल है और इनटेंजिबल है। उसके बाद आएंगी इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नेचर की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उन्हें हम कॉस्ट के ऊपर दिखाते हैं, ऐसा उसके उसमें नोट्स में लिखा हुआ है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स को आप यूज नहीं करेंगे। अब आपके पास बच गए नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अगेन बताता हूं सीक्वेंस को फॉलो करने की कोशिश करना, लेकिन नहीं याद रहे ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, घबराना नहीं, काटा पीटी मत करना कि कहीं एग्जाम में करते करते याद आ गया अरे सर वो तो ऊपर था वो नीचे था, वो काटा पीटी मत करना बस। दूसरा आ जाएगा हमारा करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स के अंदर सर ऊपर से अगर हम चलें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कभी भी तो करंट एसेट होता नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। वहां पर दूसरी आइटम थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो यहां पर क्या आएगी, यहां पर हो जाएगी करंट इन्वेस्टमेंट्स। और करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम दिखाते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको बी, सी और डी, ठीक है, क्योंकि ये डेफर्ड टैक्स एसेट यहां पर लॉन्ग टर्म में आता है, शॉर्ट टर्म में नहीं आता, तो डेफर्ड टैक्स एसेट की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे आई, टी और सी। आई, टी और सी। अब सर याद रखने के लिए आई मैंने यूज किया इन्वेंट्री के लिए, टी मैंने यूज किया ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, और सी मैंने यूज किया कैश एंड कैश इक्वलेंट्स के लिए।
उसके बाद आएगा आपका डी के बाद ई और एफ, और ई और एफ आपके यही होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। फिर इसका टोटल कर लेंगे, और आपको पता है कि हमारे बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया एसेट्स में बेसिकली एसेट्स के ही हेडिंग्स को बच्चों को याद करना पड़ता है, लाइबिलिटीज की बच्चों को आसानी से याद हो जाती हैं। ये हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं, इसमें 5 आइटम्स हैं और इसमें 6 आइटम्स हैं। ओके, यहां पर पहले आते हैं पीपीई। पीपीई होता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स तो केवल लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आ नहीं सकते, तो इसीलिए ये यहां पर नहीं आया। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, यहां शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई। डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता था वो लॉन्ग टर्म में जाती है, डेफर्ड टैक्स एसेट हमेशा लॉन्ग टर्म में जाता है, ये शॉर्ट टर्म में आ नहीं सकता। इसकी जगह मैंने आपको एक छोटी सी चीज दी, आईटीसी। आपको पता आईटीसी के होटल्स हैं, आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हो। आईटीसी एक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, तो उसके नाम से याद रख लेना। आई मतलब इन्वेंट्री, टी मतलब ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, और सी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और बैंक बैलेंस। फिर आएगी हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर आएंगे हमारे अदर करंट एसेट्स। अब आपके मन में आएगा कि सर ये जो आइटम हमने लिखी हैं, ट्रायल बैलेंस जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी आइटम किसके अंदर जाएगी, ये कैसे पता चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको वेबसाइट पे जहां वीडियो दूंगा वहां पर मैं ये नोट्स आपको दे दूंगा। तो पहले मेरे साथ 2 मिनट आइए। ये हमारा फुल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये मैंने आपको पढ़ा दी, ये हमारा फुल फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। और मैंने बताया कि इनमें से कुछ आइटम्स आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगी, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली ये आइटम तो आपको दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। हालांकि मुझे ये भी लगता है ये भी दिखाई नहीं देगी, और ये भी नहीं दिखाई देगी, ये भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको ये पता है, ठीक है। ये आइटम्स आपको अक्सर दिखाई नहीं देंगी, तो हम इनको छोड़ के बनाया करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि करंट और नॉन करंट को कैसे पहचानते हैं। तो उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि कोई भी एसेट या लाइबिलिटी को कब हम करंट कहेंगे। तो कब करंट कहेंगे? अगर ये चारों में से कोई बात होगी तो हम करंट कह देंगे। अगर इन चारों में से कोई बात नहीं है तो हम उसे नॉन करंट या लॉन्ग टर्म कह देंगे। तो क्या शर्तें हैं? सबसे पहली है कि अगर एसेट है तो वो रिलाइज हो जाएगा, लाइबिलिटी है तो वो सेटल हो जाएगी विद इन 12 मंथ्स। अब सर विद इन 12 मंथ्स कब से? तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तब से। सर जब मैंने लिया था तब से नहीं, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तब आपको बताना है कि बैलेंस शीट बनाने से 12 महीने के अंदर वो एसेट है तो कैश में रिलाइज हो जाएगा, लाइबिलिटी है तो वो पे हो जाएगी या सेटल हो जाएगी। दूसरा, कई बिजनेस ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि आपने 12 मंथ्स की लिमिट सेट कर दी। अब वो कह रहे भाई हमारा बिजनेस तो बहुत बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या होता है? बड़ा का मतलब ये होता है कि बेटे वो कहते हैं हम जो एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी का पीरियड ही 12 महीने से ज्यादा होता है। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? हाँ देखो, आपको लगता है कि लोग सामान बनाते हैं और अपनी सामान को बना के सेल कर देते हैं। तो वो कह रहे कि अगर हम सामान बनाते हैं, सामान को सेल करते हैं, उधार पे देते हैं, पैसा लेते हैं, ये सब काम अक्सर हमारे 12 महीने में हो जाते हैं। नॉर्मली लोगों का यही मानना है। कहते हैं लेकिन मैं तो बिल्डिंग बनाता हूं, मैं तो सी के शिप्स बनाता हूं, मैं तो एरोप्लेन्स बनाता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी एक काम करने में 12 महीने में हो जाता होगा क्या? कह रहे मैं लीकर बनाता हूं, मतलब शराब बनाता हूं, और शराब बनाने के अंदर मुझे लीकर को ना अपने कुछ ड्रम्स में पैक करके 2-3 साल के लिए तो रखना ही पड़ता है। यानी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं, जहां पर 12 महीने में काम पूरे नहीं हो पाते, उनका बिजनेस ऑपरेशन 12 महीने में पूरा नहीं हो पाता। तो लॉ ने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आप वो ऐसे बिजनेस को आप चलाते हो तो फिर हम आपकी ऑपरेटिंग साइकिल को लेके चलेंगे।
तो सर अब हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको बताया कि आपको घबराना नहीं, आपको 12 मंथ लेकर के चलना, ये थ्योरी के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है। अच्छा, इट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। कोई एसेट या लाइबिलिटी आपने ट्रेडिंग के पर्पस से रखी हुई है और ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है, तो फिर ये क्या मानी जाएगी? करंट मानी जाएगी। सर सही बताऊं तो बहुत ज्यादा गहराई से मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, तो मैं भी आपको सही बताऊं तो मैं ज्यादा इस पे समय लगाने नहीं वाला, क्योंकि ये जब चीजें सामने आएंगी तब आप समझ जाओगे। आप दो चीजें तो जानते हो, 12 मंथ्स और कैश। अब वो आपसे नहीं पूछेगा कि ऑपरेटिंग साइकिल निकालो, अगर वो आपको लिख दे कि ये एसेट मेरे ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर रियलाइज हो जाएगा तो वो करंट है, वो आपसे ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकलवाएगा। सर लेकिन हमारे मन में गुदगुदी हो रही है ना, सेंसेशन हो रही है कि हमें ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, क्या दिक्कत है? छोड़ो ना, हो गया। वापिस आते हैं। सर ये फॉर्मेट तो हमें 12th में भी याद हो गया था, तो मैंने कहा फिर दिक्कत कहां होती है? सर इसके अंदर आइटम कौन सी आएंगी हमें पता ही नहीं चलता। तो बेटे वैसे तो मैं आपको बताऊं, अगर आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेजेस से लेकर अगले 3-4 पेजेस तक मैंने समरी में करके दे रखा है कि भाई कंपनीज एक्ट क्या क्या लिखने को बताता है। कंपनीज एक्ट तो कहता है गगन हर पॉसिबल जानकारी को लिख करके देना, तो रियल लाइफ में हर पॉसिबल जानकारी को लिख के दिया जाता है रियल लाइफ में, लेकिन हमारे लिए थोड़ा काम आसान है। मैं तो रियल लाइफ में हूं नहीं, मैं तो थ्योरेटिकल लाइफ में हूं। तो थ्योरेटिकल लाइफ में हूं तो ट्रायल बैलेंस के नीचे क्वेश्चन मुझे दो बातें बताएगा। मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस के नीचे, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रायल बैलेंस में नहीं बता सकता, वहां भी बताएगा, लेकिन वहां कम बताता है। ट्रायल बैलेंस के नीचे वो दो बातें बताता है। एक तो वो बताता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पढ़ा है, 12th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, और आपने फर्स्ट ईयर में भी, सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा है। फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाते हुए ये वाली एंट्री हमने पास नहीं की। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होने से रह गया, इस तरह की बातें दी जाती है ना आपको कि हमारा सर क्लोजिंग स्टॉक तो इतना था। ये सब क्या है? ये सब है आपकी एडजस्टमेंट्स। और कुछ आपको दी जाती हैं इंफॉर्मेशंस, जैसे वो ये कहेगा कि कैपिटल में से मैंने इतने शेयर एज अ बोनस इशू किए। बोनस का मतलब होता है बिना पैसे लिए इशू किए। वो बताएगा मैंने जो लोन लिया है ना वो सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है। वो ये बताएगा कि मैंने जो लोन ले रखे हैं या दे रखे हैं, क्या वो कंपनी के डायरेक्टर को दे रखे हैं, क्या मैंने अपने किसी जानकार रिलेटेड आदमी को दे रखा है। तो अब आपको परेशान इसलिए नहीं होना क्योंकि थ्योरेटिकल वर्ड में मेरे लिए ये आसान हो जाता है। वो जो ये बातें बताएगा मैं समझ जाऊंगा, ये ना इंफॉर्मेशन है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑटोमेटिकली नोट्स टू अकाउंट्स में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो आपके सामने है, ठीक है। तो फटाफट पढ़ देता हूं। शेयर कैपिटल है, स्क्रीन के ऊपर है, आपके पास पढ़ लेना। आपने केवल अभी ये वाली ध्यान रखनी है कि वो कहते हैं गगन जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो कैपिटल के रिस्पेक्ट में ऑथोराइज कैपिटल बताना, इशूड कैपिटल बताना, सब्सक्राइब बताना, पेड अप बताना, कॉल्स इन एरियर्स बताना, कोई शेयर फॉरफिट करके रखे हैं जो री इशू नहीं हुए उनके बारे में बताना। तो ये मैं बताऊंगा, कोई खास बात नहीं है, ये सारी बातें बताना। फिर वो कहते हैं गगन अगर कोई शेयर आपने इशू किए थे जिसके अगेंस्ट आपने पैसा नहीं लिया, मतलब बोनस शेयर इशू किए थे, कोई शेयर आपने बायबैक किए थे, तो बोनस शेयर भी आपके सिलेबस का पार्ट है, बायबैक भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको ये पता होंगी। नहीं पता होंगी तो पता लग जाएंगी। इनके बारे में डिटेल बताना। कहां बताना? नोट्स टू अकाउंट्स में बताना, और ये 5 सालों तक बतानी होती है। कोई कॉल्स अगर डायरेक्टर्स ने या कंपनी के ऑफिसर्स ने नहीं दी तो वो बताना। तो ये 3 चीजें एक बार रीड कर लो बस, और हमें याद इसलिए नहीं रखनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन अपने आप ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें ये बातें बता देगा। रिजर्व एंड सरप्लस में एक मेन बात बताई गई है। वो कहते हैं गगन रिजर्व एंड सरप्लस में कई सारे रिजर्व आएंगे, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L है। कह रहे गगन अगर इन सब का बैलेंस एंड में नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव बैलेंस की जगह मत बदल देना, उसको बैलेंस शीट में ही रहने देना। कहां पर? लायबिलिटी साइड में ही रहने देना। यानी कि कई बार क्या होता था, कई लोग कहते हैं यार नेगेटिव तो हमने कभी लिखा ही नहीं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए हमने कभी नेगेटिव वर्ड लिखा ही नहीं, तो वो क्या करते थे, इसको एसेट्स में दिखा देते थे। वो कह रहे नहीं,
इसकी जगह रिजर्व एंड सरप्लस में ही रहेगी। तो बेटे ये रिजर्व एंड सरप्लस के नेगेटिव बैलेंस का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। तो बॉन्ड और डिबेंचर एक ही जैसी चीज होती है। टर्म लोन, डिपॉजिट्स, जैसे कोई पर्सन जाके बैंक में डिपॉजिट कराता है ना मनी, ऐसे कंपनी कहती है हमारे पास डिपॉजिट करा दो। फिर लोन आपने रिलेटेड पार्टी से लिए तो वो बताओ। अब जो आपने बोरोइंग ली होंगी तो उसके लिए आपने सिक्योरिटी दी थी या नहीं दी थी ये बताओ। सिक्योरिटी दी थी तो कौन सी दी थी ये बताओ। क्या गारंटी लोन लेने के लिए गारंटी डायरेक्टर्स ने दी थी वो बताओ। और आप टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बताओ। स्टूडेंट कहेगा सर यही तो बात मुझे दिक्कत देती है, मैं क्या क्या याद रखूं। तो मैं कहूंगा बेटे हम थ्योरेटिकल वर्ड में है, चिंता मत करो, ये चीजें हमें क्वेश्चन खुद ही बताएगा, हमें याद ही नहीं करनी, मैं तो सिर्फ रीड करवा रहा हूं। आपने तो फोकस रखना है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करने में, ठीक है। मैं तो ये आपको रीड करवा रहा हूं कि क्वेश्चन में जब दिया होगा यूज कर लेंगे। हमें कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ ये डिस्क्लोज करना है। अच्छा, उसके बाद ये आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। मैंने बताया था कि रिटायरमेंट के वक्त जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, ग्रेच्युटी देती है, पेंशन देती है, लीव एंड कैशमेंट देती है, छुट्टियों के बदले पैसा वो देती है, ठीक है। और मैंने बताया था बहुत कम ही ये यूज होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर घबराना नहीं है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में था वही शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है कि सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, डायरेक्टर्स ने दिए हैं वो बताओ। अच्छा, इसमें एक दो नई बातें हैं। एक तो है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, ये बताओ। अब करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन से सर क्या मतलब है? मान लीजिए कंपनी ने 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए थे और कंपनी ने कहा था हम इसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेंगे, ठीक है। तो 31 मार्च, या ऐसे कर देता हूं, हम हर साल 1/5 30 सितंबर को रिडीम करेंगे। तो यानी कि 50 लाख का 1/5 मतलब 10-10 लाख करके 5 बारी में रिडीम करेंगे। तो 31 मार्च 23 को जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे पता है कि 30 सितंबर 23 को कंपनी ने डिबेंचर के 10 लाख रुपए रिडीम करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाऊंगा 40 लैक्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखाऊंगा जो हमारी करंट मैच्योरिटीज हैं, सॉरी करंट मैच्योरिटी में दिखाऊंगा मैं 10 लाख। यानी जो 12 महीने के अंदर मेरे को लाइबिलिटी देनी है, भले वो डिबेंचर है। नॉर्मली स्टूडेंट को आदत है कि सर डिबेंचर आते ही मैंने रट रखा है, बंदूक में गोली की तरह ठाए वहां मार दूंगा। लॉन्ग टर्म में वो कह रहे गगन यही तो सिखाना है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की कभी ड्यू डेट आने वाली होगी, अगर वो ड्यू डेट 12 महीने के अंदर अंदर आ गई है तो उसको वहां से उठाओ और आप यहां ले आओ, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ले आओ। अच्छा, फिर वो कहते हैं गगन वो बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाना, ठीक है। अच्छा, ट्रेड पेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रीसेंट लॉ में अमेंडमेंट है, तो आपको दिखाना है कि एमएसएमई को आपने कितने पैसे देने हैं, अदर्स को कितने देने हैं, और फिर इनका एजिंग शेड्यूल है, 1-1 साल का एजिंग शेड्यूल है। तो वो अगर दिया हो क्वेश्चन में तो डाल देना, अदरवाइज 10 ईयर के क्वेश्चन में तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान रखना कि ये एक नई एडजस्टमेंट है जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। अच्छा, फिर आपको दिखाना है करंट अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। 31 मार्च को मैंने कुछ इंटरेस्ट अभी ड्यू नहीं हुआ, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 लाख रुपीस के डिबेंचर है जिन पर मैं 12% इंटरेस्ट देता हूं, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 2,40,000। लेकिन कंपनी कहती है कि ये इंटरेस्ट हम साल में 2 बार देंगे, आफ्टर एवरी 6 मंथ देंगे। मतलब ये नहीं कि कोई 2 महीने के बाद आए कंपनी से और ये कह दे कि भैया 2 महीने हो गए तुमने डिबेंचर्स का ब्याज नहीं दिया, दे दो। कंपनी कहती है 2 महीने हो गए, माना, लेकिन देने की डेट तो कब आएगी? 6 महीने के बाद। तो जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसको बोलते हैं ड्यू,
और उससे पहले बोलते हैं एक्रूड बट नॉट ड्यू, कि आप मांग नहीं सकते हमसे। तो अगर ये डेट हमारी मान लीजिए 30 सितंबर को पड़ रही है और ये डेट हमारी 31 मार्च को पड़ रही है, तो हम यहां कहेंगे कि डिबेंचर इंटरेस्ट साथ साथ ड्यू हो गया। जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन ड्यू भी हो गया, तो ये कहलाएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। लेकिन अगर मेरी इंटरेस्ट की पेमेंट डेट 30 जून और 31 दिसंबर ऐसे चलती है, तो फिर मैं 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि भाई 3 महीने बीत गए हैं, क्योंकि पिछला इंटरेस्ट मैंने 31 दिसंबर को दिया था, तो जैन फेब मार्च 3 महीने बीत गए हैं, तो ये एक्रूड हुआ है। ड्यू तो ये यहां पर होगा, तो फिर ये कहलाएगा एक्रूड बट नॉट ड्यू। और वही बात वहां पर लिखी है, ओल्ड बैलेंस शीट फॉर्मेट में इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू और ड्यू की जगह अलग अलग होती थी, लेकिन नए फॉर्मेट ने कहा कि गगन ये दोनों एक ही जगह आएंगी, इसलिए मैंने रेड कलर से इनको लिखा है। तो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है लेकिन ड्यू नहीं हुआ, इसका मतलब 31 मार्च को उसकी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की ड्यू डेट नहीं है, बाद में कभी है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो गया, यानी वो 31 मार्च को इंटरेस्ट पेबल है। बाकी क्वेश्चन करूंगा फिर समझा दूंगा। उसके बाद सर ये हमारा एप्लीकेशन मनी जो हमने रिफंड करना है उसको हम अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, ये हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं। इनमें एक डेप्रिसिएशन की डिटेल डालनी पड़ती है। अब काश ये बचपन में सिखाई जाती तो आज आपको आती होती, लेकिन पता है ना बचपन में तो इंसान कहता है कि सर जब 2 तरीके हैं तो शॉर्टकट से ही काम कर लेता हूं। तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल है, कॉस्ट की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पूरी जानकारी बतानी है। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टॉपिक याद हो, कुछ को भूल गया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको याद दिला दूंगा। अगेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन में इतनी डिटेल में चीज आएगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सर हमारे पास जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हम हमेशा किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पर दिखाते हैं, ये बात याद रखना। वो आपको कहेगा कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उनकी कॉस्ट भी दे रहा हूं, मार्केट वैल्यू भी दे रहा हूं, तो मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देना। फिर बात आ गई लोन्स एडवांसेस, तो दिक्कत नहीं है, जो बोरोइंग्स की कंडीशन थी वही यहां पर भी है कि जब लोन लेते हो तो वो पूछते हैं कि सिक्योरिटी दी थी नहीं दी थी। अब लोन दिया है, एडवांस का मतलब क्या, लोन दिया है, तो यहां पर भी पूछ रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी ली है कि नहीं ली है, ये बताओ। ये वही सेम डिटेल है, पढ़ लेना। ठीक है, ये सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, आपको क्या लगता है पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, डायरेक्टर्स को दिए हैं किसको दिए हैं, ये सब बताना है। फिर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई। करंट इन्वेस्टमेंट का रूल होता है कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। मुझे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे यहां पर लग रहा है कि ये मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको चेक कर लूंगा, आप भी हो सके तो इसे बुक में से चेक कर लेना। सर आप ही चेक कर दीजिए, मैं ही चेक कर देता हूं, रुको, आप पर क्यों छोड़ूं। हाँ जी, तो वो ठीक लिखा है कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और वहां लिखा है कि जहां पर शेयर मार्केट से वैल्यू मिल जाए तो वहां पर फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। तो ये हमने ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसमें भी वो कहते हैं कि गगन आपने बताना है कि आपके कितने डेटर्स सिक्योर्ड हैं अनसिक्योर्ड हैं, आपने अपना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बताना है, डायरेक्टर से कोई अमाउंट लेना है वो बताना है, और सबसे बड़ी बात है एजिंग शेड्यूल बताना है। जब आप ट्रेड पेबल्स का एजिंग शेड्यूल बना रहे थे तो वहां 1 ईयर के स्लॉट थे, लेकिन जब आप डेटर्स का बनाते हो तो वहां पर 6 मंथ के स्लॉट है, फिर 1 ईयर के स्लॉट है। ठीक है, तो आप एक ट्रेड पेबल और एक ट्रेड रिसीवेबल को एक बार गो थ्रू कर लेना बस। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश का बैलेंस आता है, बैंक का बैलेंस आता है, जो चेक्स आपके पास पड़े हुए हैं आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किए 31 मार्च तक वो भी आएंगे, वो सब आएगा। लोन्स एंड एडवांसेस में मैंने बार बार बताया वही सेम कंडीशंस होती हैं। अब आ गई कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज
जिनकी अकरेंस या नॉन अकरेंस अनसर्टेन इवेंट्स पर डिपेंड कर रही है। यानी मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ये मैं नहीं बता सकता। मान लीजिए किसी कस्टमर ने कंपनी के ऊपर केस कर रखा है और कंपनी कह रही है जी हम तो सही है, कोर्ट में लड़ेंगे, कोर्ट में जज साहब फैसला देंगे, तो ये कंटिंजेंट है। मतलब जज साहब फैसला करेंगे, लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो यहां लिखा हुआ है जो कंपनी के अगेंस्ट क्लेम डाले हुए हैं, जिन्हें कंपनी मानने से इनकार कर रही है, हमने किसी के लिए गारंटी दे रखी है, अगला व्यक्ति मुझे नहीं पता कि समय पर अपना पैसा चुकाएगा नहीं चुकाएगा, नहीं चुकाएगा तो मैंने गारंटी दी है, मैं फंसूंगा। तो कंटिंजेंट है, डिपेंड कर रहा है वो व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा। उसके बाद आपकी जो कमिटमेंट्स की हुई हैं वो बताओ, ठीक है। और एक आइटम पुराने क्वेश्चन में अक्सर आ जाया करती थी, जो अब इररेलेवेंट हो गई है, तो मुझे लगता है कि वो आपको दी नहीं जाएगी, लेकिन अगर दे दी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। वो है प्रपोज डिविडेंड। लॉ ये कहता है कि गगन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में रखेंगे। हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम के अंदर अपनी बैलेंस शीट रखेंगे। तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि भैया हमने ये डिविडेंड देने के बारे में सोचा है, तब शेयर होल्डर इसको अप्रूव करेंगे। यानी कि जब ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उस समय साल खत्म हो चुका होता है। ये हमारा 31 मार्च कंप्लीट हो गया, उसके बाद कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में ये घोषणा की कि हम डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, मेंबर्स ने इसको अप्रूव कर दिया और ये डिविडेंड बन गया। अब ये बात तो 31 मार्च के बाद की घटना है, इसीलिए प्रपोज डिविडेंड को अब हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं। तो पुराने जो क्वेश्चंस आते थे उनमें प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ होता था। तो अगर आप 10 ईयर का कोई क्वेश्चन उठा लें, कोई पुरानी बुक उठा लें, वहां प्रपोज डिविडेंड दिया हो, तो अब वो कोई रेलिवेंट नहीं है, अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये केवल नोट्स में बता देना कि कंपनी ने ये डिविडेंड प्रपोज कर रखा है, तो नोट्स में बता देना अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कोई पुराने आपके प्रेफरेंस डिविडेंड के एरियर्स भी हैं तो वो भी बता देना। अब देखिए, अब इसके साथ साथ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो चिंता मत करना, इनमें से आपको अभी आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी बातें आपके साथ की हैं और आपको उनमें से करना क्या है, केवल ये वाला फॉर्मेट आपको याद करना है, केवल ये वाला फॉर्मेट याद करना है। और कैसे याद करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। आपकी आदत है कि आप इसे पढ़ोगे नहीं, तो आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है और पेपर पर आपको खुद ये बैलेंस शीट वहां पर लिखनी है, पेन से, पेंसिल से, जो भी लिखेंगे। सर हम पेंसिल यूज करते हैं, मतलब आपने ये बैलेंस शीट को बनाना है, बनाएंगे तो याद होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल याद करने में दिक्कत है। और बताया है कुछ आइटम एक दो ऊपर नीचे हो तो घबराना मत। तो प्लीज एक ही होमवर्क है, इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को रीड करना, कहीं से भी कर लेना यार, नोट्स मिल जाए तो नोट से कर लेना, तो बुक से कर लेना, नहीं तो सामने यहाँ फोटो खींच लेना, इसमें क्या है, ये आपने याद करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आपको P&L का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर P&L और बैलेंस शीट का क्वेश्चन करवाऊंगा। पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बैलेंस शीट का फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद करेंगे।